यह है भोला। जो अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जैसा उसका नाम था, कोई भी उसे आसानी से मूर्ख बना देता था। एक दिन भोला, ये लो 3.5 रुपए और जाकर रामलाल हलवाई के यहाँ से मिठाई ले आ। आज तुम्हारे मामा शहर से हमसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है माँ, अभी जाता हूँ। और हाँ, देखना फिर से कोई तुम्हें मूर्ख न बना दे। अरे माँ, तू भी ना, तेरा बेटा बहुत होशियार है। भोला की माँ हंसते हुए बोलती है। अच्छा ठीक है, अब जा, तेरे मामा आते ही होंगे। भोला खुशी से घर से बाजार की ओर निकल जाता है। भोला के गांव और बाजार के बीच एक घना जंगल पड़ता है। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि पीछे से आवाज आती है। अरे भोला भाई, इतनी तेजी से कहाँ चले? भोला चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक अजनबी आदमी खड़ा था। तुम कौन हो भाई, और मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भाई, तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम्हारी होशियारी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। यह सुनकर भोला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो तो है, तो बताओ मुझसे क्या काम है? अरे भोला भाई, अब क्या बताऊं? छोड़ो, तुम भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। बताओ तो सही, मुझसे होशियार तुम्हें और कौन मिलेगा? कल मुझे एक फकीर बाबा मिले थे और उन्होंने ये घड़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली घड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई घड़ा है। ये सुनकर मैंने वो घड़ा उनसे खरीद लिया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। कैसी गड़बड़ी? क्या ये घड़ा काम नहीं कर रहा? नहीं भाई, ये घड़ा वही इस्तेमाल कर सकता है जो बहुत ही होशियार होगा। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। भोला तुरंत ही उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है, अरे भाई, मुझसे होशियार तुम्हें कौन मिलेगा? ये घड़ा तुम मुझे दे दो। पर तुम्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने इसे 5 रुपये में खरीदा था, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं। जो भी पैसे तुम्हारे पास हो, मुझे दे दो और घड़ा ले जाओ। भोला मन ही मन सोचता है, अगर मैं ये घड़ा खरीद लूं तो हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। जो माँ ने मिठाई लाने को पैसे दिए हैं, उसी से घड़ा खरीद लेता हूँ और घर जाकर इस घड़े से खूब सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ मंगा लूंगा। तभी वो आदमी बोलता है, अरे भाई, क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें ये घड़ा नहीं लेना है तो मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये लो 3.5 रुपए और मुझे वो घड़ा दे दो। वो आदमी मन ही मन मुस्कुराता है और उसे वह घड़ा दे देता है। आज तो माँ बहुत खुश होंगी। भोला बहुत खुश था और अपने घर की ओर तेज कदमों से आने लगता है। घर पहुंचते ही भोला खुशी से माँ को पुकारता है। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतना खुश क्यों है? और तेरे हाथ में ये कैसा घड़ा है? अरे माँ, आज तुझे अपने बेटे पर नाज होगा, क्योंकि ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। ये एक जादुई घड़ा है। हट, ऐसा भी कहीं होता है? लगता है आज फिर किसी ने तुझे मूर्ख बना दिया। नहीं माँ, देख, अब मैं इससे स्वादिष्ट मिठाइयाँ मंगाता हूँ। हे जादुई घड़ा, तू अभी मेरी माँ और मुझे स्वादिष्ट मिठाइयाँ दे। लेकिन कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। कोई भी मिठाई नहीं आई। देख घड़े, ये तेरे मालिक का हुक्म है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे तोड़ डालूंगा। लेकिन घड़े से कोई मिठाई नहीं निकली। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? भोला को एहसास होता है कि उस आदमी ने उसे मूर्ख बनाया है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था?
वो लुटेरा पता नहीं कहाँ चला गया होगा। कुछ दिन बीतते हैं और गर्मियों का समय आ जाता है। इधर भोला की माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो खाट पर लेटी हुई थी। बेटा, अब घर में अनाज भी खत्म हो गया है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अनाज खरीद सकें। ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। भोला गांव में काम की तलाश में जाता है। लेकिन उसके भोलेपन की वजह से कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। सुबह से रात हो जाती है और वो थक हार कर घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे मामा को चिट्ठी भेजी थी। वो कल आ रहे हैं तुम्हें ले जाने के लिए। नहीं माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं कोई काम ढूंढ लूंगा। अरे बेटा, मेरी तो उम्र भी हो गई है। तू अब अपने बारे में और अपने आने वाले कल के बारे में सोच। नहीं माँ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे वो तेरे हरी काका हैं, उनकी बेटी को बोल दूंगी, वो मेरा ख्याल कर लेगी। ठीक है माँ। अगली सुबह भोला के मामा गांव में आते हैं। और भोला को लेकर शहर चले जाते हैं। भोला शहर में पहुंचकर बड़ी बड़ी इमारतें देखकर हैरान रह जाता है। और अपने मामा से कहता है, अरे मामा, क्या लोग इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं? भोला के मामा हंसते हैं। अब वो अपने मामा के घर पहुंचता है। और घर देखकर हैरानी से कहता, इतना बड़ा घर मामा, क्या मैं इस घर में रहूंगा? हाँ मेरे भांजे, अब से तुम इसी घर में रहोगे। अब भोला अपने मामा के साथ शहर के उस बड़े घर में रहने लगा। वहाँ सब कुछ नया था। बड़े कमरे, चमकदार फर्श, बिजली से चलने वाले पंखे और रोज नई चीजें देखने को मिलती थीं। भोला को ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह भोला अपने मामा के साथ काम पर जाने लगा। उसके मामा लस्सी की दुकान चलाते थे। अब वह रोज अपने मामा के साथ दुकान पर जाने लगा। एक दिन, ये ले भोला, ये लस्सी टेबल नंबर 5 पर पहुंचा दे। ठीक है मामा। भोला लस्सी लेकर टेबल पर देता है। तभी 5 नंबर टेबल से एक आदमी चिल्लाता है, अरे भाई, मेरा लस्सी तू पहुंचाएगा या मैं खुद आऊं? अरे भोला, तुझे टेबल नंबर 5 भी नहीं पता? ये ले और सबको लस्सी देकर आ। भोला उस आदमी को लस्सी देने जाता है। आदमी बड़बड़ाता है, ना जाने कैसे कैसे अनपढ़ों को काम पर रख लेते हैं। तब भोला को एहसास हुआ कि शहर में रहने के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। अब भोला ठान लेता है कि वह भी अब पढ़ाई करेगा। वह शाम को सोनू के पास जाता है और कहता है,
सोनू, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखाओगे? सोनू हंसते हुए बोला। अरे भैया, आप अब पढ़कर क्या करोगे? सोनू, मुझे पढ़ना है, मुझे भी समझदार बनना है। ठीक है भैया। अब भोला रोज सुबह काम पर जाता और रात को सोनू के साथ बैठकर पढ़ता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भोला समझदारी से काम करने लगता है। अरे भोला, तुम्हारे काम को देखते हुए मैं तुम्हें अब गल्ले पर बैठाना चाहता हूँ। भोला के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी रहता है। नहीं मामा, आप ही संभालो, मुझसे कोई गलती हो गई तो। अरे भोला, अब इसे अपनी जिम्मेदारी समझो। मैं अब कुछ नहीं जानता। ठीक है मामा। अब वह दुकान के गल्ले को संभालने लगता है। दूसरी ओर गांव में गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि नदी और तालाब सूख गए थे। गांव का कुआं भी सूख गया था। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। भोला की माँ, जो खाट पर लेटी थी, सरला को आवाज लगाती है। सरला, ओ सरला, कहाँ चली गई? अरे चाची, सरला घर के अंदर आती है और पूछती है। क्या हुआ चाची? सरला, अब देख, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। न जाने कब ये दुनिया छोड़ दूं। पता नहीं बेटा मुझसे आखिरी बार मिल पाएगा या नहीं। तू किसी तरह भोला को खबर कर दे कि उसकी माँ बीमार है, आखिरी बार मुझसे मिल ले। ठीक है चाची, मैं डाकिया चाचा को खत लिख कर दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। सरला खत लिखकर डाकिया को दे देती है। कुछ दिन बाद डाकिया भोला के मामा के घर पहुंचता है। अरे ओ भोला, बाहर तो आ। देख, तेरी माँ ने तेरे लिए खत भेजा है। भोला घर से बाहर आता है, सामने डाकिया चाचा को देखता है और खुशी से पूछता है। चाचा, माँ कैसी है और सरला कैसी है? अरे भोला, सब ठीक है, तू अपना बता। चाचा, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर डाकिया वहां से चला जाता है। भोला खत खोलता है और पढ़ने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब उसे माँ की चिंता सताने लगती है। वह अपने मामा के पास जाता है और कहता है। मामा, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है भोला, पर जल्दी आना। जानते ही हो दुकान पर कितना काम रहता है। जी मामा जी, मैं जल्दी ही आऊंगा। अगली सुबह भोला अपना बैग और कुछ पैसे लेकर गांव की ओर चल पड़ता है। वह अपने घर पहुंचता है और खुशी से अपनी माँ को पुकारता है। माँ, अरे ओ माँ, देख, तेरा बेटा शहर से वापस आ गया। भोला घर के अंदर आता है, पर माँ कहीं नहीं दिखती। उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाती है, जिस पर फूलों का हार पड़ा था। भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं रोने लगता है। तभी सरला भी वहां आ जाती है। वह भी रोने लगती है। सरला, ये सब कैसे हो गया? भोला, जब मैंने तुम्हें खत लिखकर भेजा, उस दिन चाची की तबीयत बहुत खराब थी।
घर में एक बूंद पानी भी नहीं था। मैं घड़ा लेकर गांव के कुएं पर गई, पर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। तभी मैंने सुना एक औरत कह रही थी, अरे बहन, अब तो बस लाला के कुएं में ही पानी बचा है, और तुम तो जानती ही हो कि वो कितना लालची आदमी है। मैं लाला के यहाँ पानी लेने गई। वहां एक लंबी लाइन लगी थी। मैं भी उस लाइन में खड़ी हो गई। मुझे वहां जाकर पता चला कि लाला एक बाल्टी के 10 रुपये लेता है और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। जब मेरी बारी आई, मैंने जमींदार से कहा, सेठ, मेरी चाची बहुत बीमार है और वह पानी मांग रही है। आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। देखो लड़की, पैसे दो और पानी ले जाओ। मालिक, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बस मुझे थोड़ा पानी दे दो। लाला गुस्से में बोला। देख लड़की, मेरा टाइम खराब मत कर। मैं पैसों के बिना कोई काम नहीं करता। अब तू यहाँ से चली जा। रंगा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। लाला ने सरला को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह बेचारी रोते हुए कभी इनके तो कभी उनके घर का दरवाजा खटखटाती रही, पर कोई भी पानी देने को तैयार नहीं था। सरला अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है। रमेश्वर भैया, ओ रमेश्वर भैया। रमेश्वर बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ सरला? इतनी तेज गर्मी में क्यों चिल्ला रही हो? भैया, मेरी चाची बहुत बीमार है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? देखो सरला, गांव में सूखा पड़ा है और पानी की बहुत कमी है, यह तुम्हें भी पता है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं तुम्हें पानी दे दूं तो मेरे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। भैया, मुझे थोड़ा पानी दे दो, नहीं तो चाची मर जाएंगी। पर रमेश्वर के मन पर कुछ असर नहीं हुआ और वह अंदर चला गया। सरला वापस घर आई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चाची खाट पर आंखें बंद कर लेटी थीं। चाची, ओ चाची, उठो। पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भोला की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सरला वहीं रोने लगी। उसने और उसके पिता ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ये सब सुनकर भोला और भी जोर से रोने लगा। सरला, मैं लाला और गांव वालों से बदला लेकर रहूंगा। भोला, क्या चाची ने हमें यही सिखाया है कि सामने वाला जैसा करे वैसा ही करो? तब हमें और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? लेकिन सरला, मुझे अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों गांव में चले जाते हैं। चारों ओर नदियां, तालाब सब सूख गए थे। पेड़ पौधे भी सूख गए थे। सरला, मुझे लगता है मुझे पहले पानी की समस्या को दूर करना होगा। वो तो ठीक है, पर हम करेंगे क्या? सरला, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम शहर से पानी मंगा लें? पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम शहर से पानी मंगवा सकें। अरे सरला, तुम भी ना। मैं मामा से बोल दूंगा। भोला बिल्कुल भी देर नहीं करता है और एक पत्र मामा के लिए लिखकर डाकिया चाचा को दे देता है। चाचा, यह पत्र गांव में आई सूखे की समस्या को दूर कर सकता है, तो कोशिश करना कि यह पत्र मामा तक जल्दी पहुंच जाए। बेटा, तुम गांव के लिए इतना सब सोच रहे हो, तो मैं तो इतना कर ही सकता हूं। कुछ दिन बाद गांव में पानी के 2 टैंकर आते हैं। सभी लोग हैरान थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई,
ये पानी के टैंकर हमारे गांव में किसने भेजवाए? लगता है ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए किसी को आकाश से भेजा है। वो गाड़ियां गांव के बीच स्थित कुएं के पास रुकती हैं। तभी वहां भोला और सरला आ जाते हैं। भाई, ये पानी इस कुएं में डाल दो। और दोनों गाड़ियां पानी कुएं में डालकर गांव से चली जाती हैं। गांव वालों, प्यास की वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, पर अब इस गांव में कोई भी प्यास के कारण नहीं मरेगा। भोला, हम तुम्हें बहुत मूर्ख समझते थे और तुम्हारे बुरे हालात में हमने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी। फिर भी तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मुखिया जी, इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे और मेरी माँ ने मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया है। सच में भोला, गंगू काकी ने तुम्हें बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। गांव वालों के बीच अब एक ही नाम गूंज रहा था, भोला 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 भोला। यह सब देखकर लाला को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उस समय वह भोला का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला गांव का मसीहा बन गया था। गांव वालों, बस कुएं में पानी आ जाने से गर्मी और सूखे की समस्या दूर नहीं होगी। भोला भाई, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ भोला भाई, अब तुम्हें ही कुछ उपाय बताने चाहिए। देखो, ये समस्या बारिश होने तक खत्म नहीं होने वाली है, और गांव में बारिश तभी होगी जब गांव में हरे भरे पेड़ होंगे। हमने तो अपने स्वार्थ के लिए उन हरे भरे पेड़ों को काट डाला है। उसी का बदला प्रकृति हमसे ले रही है। गांव वालों, तुम सभी सूखी जमीन पर पौधे लगाओगे और सभी लोग रोजाना पौधों को पानी भी दोगे। सभी लोग भोला की बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन सभी लोग पौधे लगाने में जुट जाते हैं। इस बीच लाला का सारा धंधा चौपट हो रहा था। वह मन बना लेता है कि वह भोला के हर काम को बर्बाद कर देगा। रात में लाला अपने नौकरों के साथ कुएं के पास आता है। यही कुआं मेरे धंधे में रुकावट बन रहा है ना। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। लाला के नौकर कुएं को तोड़ने लगते हैं। तभी लाला का पैर फिसलता है और वह कुएं में गिर जाता है। लाला के नौकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह गांव में हल्ला मच जाता है। सभी लोग कुएं के पास आते हैं और किसी तरह लाला के शव को बाहर निकालते हैं। भाई, प्रकृति का खेल भी बड़ा निराला होता है ना। जिस पानी के लिए इसने हमें इतना तड़पाया, आज उसी पानी ने इसकी जान ले ली। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। हाँ। तभी वहां भोला और सरला आ जाते हैं और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मुखिया जी, ये सब कैसे हो गया? पता नहीं भोला, क्या हुआ? अरे बेटा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आज हम सब इस क्रूर लाला के अत्याचारों से मुक्त हो गए। गांव वालों ने मिलकर लाला का अंतिम संस्कार कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है और जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। शायद प्रकृति ने अब इन्हें माफ कर दिया था। अरे पिंटू, मोनी, सब कहाँ हो रहे? आओ आज बारिश का मजा लेते हैं। सभी बच्चे अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और बारिश में नाचने लगते हैं। भोला की बुद्धिमानी देखकर मुखिया ने अपना पद भोला को सौंप दिया। अब भोला गांव के सभी मामलों को सुलझाने लगा। इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह
भोला पढ़ लिख कर समझदार बना। आपके लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस आपको उसे लगन और मेहनत से करना चाहिए।